अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 10th री एक्सरसाइज नंबर 3 को कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहला एमसीक्यूज है, डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड इज। यहाँ पर ये ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू 1/b या इसको आप कह सकते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, और ये आपके पास है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी और ये भी इनवर्सली है। तो ये आपके पास कौन सा है? डायरेक्टली। ऑप्शन सी इसमें आपके पास क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला है इफ m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n देन, तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। अगर ये आपके पास m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n हो तो m इज इक्वल टू, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि k इंटू 1/n, इस तरह आप इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं k डिवाइडेड बाई n, यानी k इसका आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर k इक्वल टू, अगर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लें तो n इक्वल टू k इक्वल टू mn हो जाएगा, और ये आपके पास ये आंसर। तो यहाँ पर आपके पास k इक्वल टू mn, ऑप्शन डी, ये आपके पास क्या है? करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट है तीसरा, आइडेंटिफाई द आइटम दैट डज नॉट हैव द सेम रेशो इज अदर थ्री। बाकी कहते हैं कि तीन तो सेम है लेकिन एक इसमें डिफरेंट है, वो कौन सा है? तो चलो हम इसमें आपको डिटेल से इसको समझा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 डिवाइडेड बाई 45 ये इक्वल टू, यहाँ पर 30 रेशो 45, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। 15 से डिवाइड करें, 15 2 जार और 15 यहाँ पर आपके पास 3 जार, 15 3 45, 15 दूनी 30, ये आ गया। और इसी तरह 4 2 6 यानी 4 रेशो 6 2 जार और 2 3 जार, ये भी हो गया। और इसी के साथ आप देखेंगे कि ये जो आपके पास पहला था और अगला है आपके पास 2 रेशो 3 है, तो ये और ये तीनों तो आपके पास डिफरेंट है, लेकिन 3 रेशो 2 का मतलब कुछ और है। 3 रेशो 2 का मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2, इससे आंसर कुछ और आएगा, और 2 डिवाइडेड बाई 3 से 0 पॉइंट समथिंग, ये कुछ और है। तो लिहाजा इसमें आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन डी आपके पास ये जो है, ये डज नॉट द सेम, ये कुछ और चीज है, और ये तीनों मतलब ये सेम है यहाँ पर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, तो यहाँ पर जो चौथा एमसीक्यूज है, इफ a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d देन बाय अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, यानी इसमें ये कौन सा आपके पास अल्टरनेंडो जो प्रॉपर्टी है इसके मुताबिक ठीक हो जाए। ये प्रॉपर्टी भी कर लेते हैं और इससे मिलते जुलते प्रॉपर्टीज भी कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कोई और प्रॉपर्टी भी ही आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टी आपके पास बनती है वो है अल्टरनेंडो यहाँ पर अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो चलो इसको हम एक्सप्लेन यहाँ पर कर लेते हैं। अगर आपके पास a रेशो b हो इक्वल टू c रेशो d हो, तो इसको आप ऐसे भी, यहाँ पर a रेशो c इक्वल टू b रेशो d, ये भी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यानी अगर इस तरह हो 3 रेशो 5 हो इक्वल टू आपके पास 6 रेशो 10 हो, तो यहाँ पर हमने क्या बात यहाँ पर जो की है इसको हम अब देख के जस्टिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है ए सी, तो ये और ये इसमें जो रेशो है इक्वल टू इन दोनों को रेशो के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर देखें 3 1 जार 3 2 जार इक्वल टू 5 1 जार 5 2 जार, तो दोनों जो यहाँ पर रेशोज हैं वो इक्वल हैं। आगे एक और प्रॉपर्टी को हम कर लेते हैं। ये तो आपके पास होगी अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अगली जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर इन्वर्टेंडो जो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट हमारे पास, अगर यहाँ पर अगर आपके पास a रेशो b, यहाँ पर प्रोपोर्शन c रेशो d हो, तो इस तरह आप इसको यानी उलट a रेशो b है तो b रेशो a, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, और इसको c रेशो d है तो d रेशो c, इसको इस तरह लिख लें। यानी अगर आपके पास कोई से मतलब 3-4 नंबर्स हैं, यानी 6 रेशो 10 है इक्वल टू आपके पास 9 रेशो 15 है, तो 10 रेशो 6 इक्वल टू होना चाहिए 15 रेशो 9। यहाँ पर इसको अगर आप कर लें 2 से, 2 5 जार 10, 2 3 जार इक्वल टू यहाँ से
इसको 3 5 और 3 3 ये दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह आप यानी इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, इसको भी आपने याद रखना है। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास, यहाँ पर आपके पास जो अगली प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी, वो है कंपोनेंटिव प्रॉपर्टी। कंपोनेंटिव अगर आपके पास A रेशो B इक्वल टू C रेशो D है, कंपाउंड यानी चूंकि दोनों चीजों को मिलाना है, तो A प्लस B आपके पास पहले और दूसरे को आप मिला लें तो ये किसके इक्वल, रेशो ये दूसरा जो है B इक्वल टू C प्लस D, इन दोनों को, और जो लास्ट है इसका, इसके इक्वल इसको होना चाहिए। यहां पर इसकी हम एक एग्जांपल भी दे देते हैं। अगर आपके पास यानी 4 रेशो आपके पास 5 इक्वल टू 8 रेशो 10 हो, तो इन दोनों को प्लस कर लें, 4 प्लस 5 रेशो 5 इक्वल टू 8 प्लस 10 रेशो 10, तो ये तो आपके पास 9 रेशो 5 इक्वल टू, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 18 रेशो 10। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 9 रेशो 5 इक्वल टू, यहाँ पर आप देख लें 2 9s और 2 5s, ये दोनों इक्वल हैं, तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी आपके पास जस्टिफाई हो जाती है, कंपोनेंटिव प्रॉपर्टी। अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो अगली प्रॉपर्टी है डिवाइडेंड, डिवाइड, चूंकि बार बार सब्ट्रैक्शन के अमल को हम क्या कहते हैं, डिवाइड कहते हैं, डिवाइडेंडो। तो A रेशो B अगर आपके पास है प्रोपोर्शन C रेशो D है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, इन दोनों को, अब पहले आपने प्लस किया था, अब हम माइनस कर लेते हैं, रेशो B इक्वल टू C माइनस D रेशो D, इस तरह ये आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हम वैल्यूज ले लेते हैं इसके लिए। अगर हमारे पास यानी 5 रेशो 4 इक्वल टू क्या हो, 10 रेशो 8, जो पहली वाली वैल्यूज हैं उसको हम इस तरह उलट करके लिख लेते हैं। तो 5 माइनस 4 चूंकि माइनस ना आए, रेशो 4 इक्वल टू 10 माइनस 8 रेशो 8, तो ये 1 रेशो 4 इक्वल टू, यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 2 रेशो 8, और इसको 2 1s और 2 4s 8, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो इसी तरह ये प्रॉपर्टी भी जो है, इस तरह भी ये प्रॉपर्टी आपके पास यूज होती है बाज दफा, डिवाइडेंड प्रॉपर्टी। अब इसको दोनों को कंपोनेंट डिवाइडेंड, अब दोनों को एक साथ जो है वो हम लिख लेते हैं पांचवी प्रॉपर्टी के अंदर, यानी कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। तो चूंकि ये नाम से जाहिर है कंपोनेंटो डिवाइडेंडो, कंपोनेंटो यानी प्लस और डिवाइडेंडो माइनस। अगर आपके पास यानी A रेशो B प्रोपोर्शन आपके पास C रेशो D है, तो हमने क्या करना है, एक बार इसको प्लस करना है और एक बार इसको माइनस, इन दोनों को एक बार प्लस कर लेते हैं, रेशो A माइनस B प्रोपोर्शन, एक बार इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं और एक बार इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं। देन फिर इसकी एक एग्जांपल भी यहाँ पर हम कर लेते हैं। एग्जांपल को ले चलते हैं यहाँ पर। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 7 रेशो 3 अगर आपके पास इक्वल हो 14 रेशो 6 के, देन इन दोनों को आप प्लस कर लें, रेशो 7 माइनस 3 इक्वल टू 14 प्लस 6 और रेशो 14 माइनस 6। तो अब इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पर देख लेते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10, रेशो आपके पास ये 4 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 20, रेशो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 8। अब इनको अगर मजीद आप इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 2 5s और 2 2s इक्वल टू, और इसको अगर आप 4 के साथ कर लें, 4 5s 20 और 4 2s 8, तो ये आपके पास दोनों इक्वल हैं। तो इसी तरह ये प्रॉपर्टी भी आपके पास जस्टिफाई हो जाती है, यानी कंपोनेंटिव डिवाइडेंटिव प्रॉपर्टी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ से हमने कंपोनेंट, यहाँ पर अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, अगर आपके पास A रेशो B इक्वल टू C रेशो D है, तो A डिवाइडेड बाई C यानी A रेशो C इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास B रेशो D के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं A डिवाइडेड बाई C, इसका मतलब यही है इक्वल टू B डिवाइडेड बाई C, मतलब A रेशो C इक्वल टू B रेशो D, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह। तो ऑप्शन C आपके पास क्या है, इसमें करेक्ट आंसर है। अगला आप देख सकते हैं पांचवा है F7 रेशो 9 प्रोपोर्शन X रेशो 27, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी। चलो हम इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। अगर आपके पास 7 रेशो 9 है, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो इस तरह ये हो जाएगा आपके पास 9x
इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 27। 9 पर आप डिवाइड कर लें, 9 3 जार 27, x इक्वल टू आपके पास 7 3 जार 21। तो ये आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास 21 जो है मौजूद है ऑप्शन ए में। तो यही आपके पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है हमारे पास जो चौथा एमसीक्यूज है, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ x एंड y इज। कौन सा आएगा, एक्स वाई, एक्स डिवाइडेड बाई वाई, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, नन ऑफ दीज। तो चलो इसको भी हम जस्टिफाई करके यहां से देख लेते हैं। तो अगर इस तरह हम लिख लेते हैं द थर्ड प्रोपोर्शन इसका, अगर ये आपका थर्ड आप यहाँ पर ले लेते हैं और ये आपके पास कंटिन्यूइंग प्रोपोर्शन हो तो x रेशो y प्रोपोर्शन y रेशो z, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम x z इक्वल टू वाई स्क्वेयर। चूंकि हमें तीसरा चाहिए तो z इक्वल टू ये x दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा x वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई x, और ये आपके पास गिवन ऑप्शन में मौजूद है गालिबन ऑप्शन सी पर, ये वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला है हमारे पास जो सातवां है, इफ एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई एंड वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड देन आपके पास होना चाहिए। तो चलो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई एंड वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। ये आपके पास x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है तो x इक्वल टू k डिवाइडेड बाई वाई, और यानी इसको k1 हम नाम दे देंगे क्योंकि दूसरा भी आएगा। तो यहाँ से आपके पास k1 इक्वल टू दिस आ जाएगा, एंड दूसरा आपके पास y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ से k दूसरा हम कांस्टेंट ले लेते हैं z, तो y z इक्वल टू आपके पास k2। अब यहाँ से आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है मजीद। तो यहाँ से हम इसमें से एक में से यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू आपके पास क्या होगा, k आपके पास k1 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं सेकंड में, ये आपके पास सेकंड है तो पुट इन टू, तो y की वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू y z इक्वल टू आपके पास k2 है, तो y की वैल्यू इसमें आप डालेंगे तो k1 डिवाइडेड बाई x इंटू z इक्वल टू k2। अब यहाँ से अगर हम इसको रीअरेंज तरतीब से कर लेते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसके नीचे यहाँ पर, तो इसको आप लिख सकते हैं x तो वहाँ पर चला जाएगा और यानी z इक्वल टू k2 डिवाइडेड बाई k, यहाँ पर k1 इंटू x हो जाएगा। क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है तो या x इंटू k2 डिवाइडेड बाई k1 इक्वल टू z है। तो ये चूंकि एक कांस्टेंट है, ठीक है, और दूसरी तरफ ऐसे भी आप लिख सकते हैं k1 डिवाइडेड बाई k2 इंटू z, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये तो एक कांस्टेंट है तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि अगर ये एक कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गिवन ऑप्शन में ये आपके पास मौजूद है दूसरे नंबर पर, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, तो फिर ये इस तरीके से हो जाएगा। अगले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अगला एमसीक्यूज है, आठवां, इफ 2a + 1 इक्वल टू 21 प्रोपोर्शन 4 रेशो 7 देन a की वैल्यू आप निकालेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 7 इंटू 2a + 1 इक्वल टू 21, यहाँ पर इसको आपने 21 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 से आप दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 7 3 जार, तो 2a + 1 इक्वल टू आपके पास 4 3 जार 12 हो जाएगा। 1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 12 - 1 तो 11, a इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपके पास गिवन ऑप्शन में यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर कौन से ऑप्शन में, 11 डिवाइडेड बाई 2 ऑप्शन बी में ये आपके पास मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। अगली एक जबरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी है यहाँ पर, if a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d इक्वल टू e डिवाइडेड बाई f देन ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो ये एक वेल नोन है। तो चलो हम इसको जल्दी से इसको भी जस्टिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर जो गिवन आपके पास ये है LA + MB + NE डिवाइड बाई LD + ME + NF, और इस तरह बाकी भी आप देख सकते हैं कि लेकिन ये किसके इक्वल आता है रियली। तो चलो इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि लेट A रेशो B, यहाँ पर प्रोपोर्शन C रेशो D इस तरह हो तो आप B प्रोपोर्शन देन A डिवाइडेड बाई B इक्वल टू C डिवाइडेड बाई D,
और इसको अगर आप क्या कर लें, के इक्वल ले लें, तो अगर ये भी इस के इक्वल है तो a इक्वल टू बी के और c इक्वल टू डी के हो जाएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखना है। तो इसके लिए इसी को कहते हैं के मेथड। तो के मेथड से हम f अगर आपके पास a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d और इक्वल टू e डिवाइडेड बाई f अगर हो, और इसको आप क्या कर लें, और बी डी एफ अगर नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये जो रेशो है ये किसके जो हमारे पास एल ए प्लस एम सी प्लस यहाँ पर एन ई डिवाइडेड बाय आपके पास एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ इसके इक्वल है, इस रेशो के इक्वल है। तो चलो इसको यहाँ से देख लेते हैं। तो अगर इसको हम इक्वल टू के दें तो a डिवाइडेड बाई बी अब यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ से a की वैल्यू इक्वल टू बी के और इसी तरह c हो जाएगा d के और e इक्वल टू हो जाएगा f के। अगर ये a c यहाँ पर a c और e की वैल्यूज हैं तो हम इसमें से ये पुट कर लेते हैं, इसमें इसको 2 का नाम दे देते हैं। तो इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर a की जगह b के प्लस c की जगह हम लिख सकते हैं d के और e की जगह हम लिख सकते हैं f के डिवाइडेड बाय एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ इक्वल टू, यहाँ से चूंकि k सबके अंदर है तो k हम ले लेते हैं इसमें कांस्टेंट। तो ये आपके पास एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ डिवाइडेड बाय एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ, और इसको जब आपने ये बिल्कुल सेम है, इसको काट सकते हैं तो ये इक्वल टू के, ये भी इक्वल टू के और ये भी इक्वल टू के हो गया, यानी एल ए प्लस एम सी प्लस एन ई डिवाइडेड बाई एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ, ये भी किसके इक्वल हो गया, के इक्वल आ गया। तो जब ये दोनों के इक्वल है तो लिहाजा सच दैट ये आपके पास हो जाएगा जो a डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एफ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास एल ए प्लस एम सी प्लस एन ई डिवाइडेड बाई एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। और ये आपने गिवन ऑप्शन में आप इसको देख चुके हैं। ये गिवन ऑप्शन में आपके पास कहां पर मौजूद है, ये पहले नंबर पर मौजूद है, तो यही ऑप्शन ए हमारे पास इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। इसी तरह जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है एक्स है जो लास्ट है, तो इसके अंदर आपने देखना है कि x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई वाई, ये आपके पास कौन सा इसमें क्या है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो x इक्वल टू 4k का 4 डिवाइडेड बाई y का मतलब है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो चूंकि कांस्टेंट है तो ये x क्या है आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, ये तो इनवर्सली है। और इसी तरह x y इक्वल टू 6 है, तो इसमें भी इसी तरह x जो है आपके पास 6 डिवाइडेड बाई y हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये आपके पास y और कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर 6 है। और इसी तरह इसमें x इक्वल टू x डिवाइडेड बाई दिस ये है। लेकिन अगर लास्ट को आप देख लेते हैं d को, तो x इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 16 टू y। अब ये अगर आपके पास कांस्टेंट है तो x ये कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7 डिवाइडेड बाई 16 है, तो ये ऑप्शन डी आपके पास क्या है, इसमें करेक्ट आंसर आपके पास बन रहा है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, यहाँ पर ये हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो अगले क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, इस बुक से भी एक और बुक से भी करेंगे जो आने वाले टेस्ट के लिए और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।